Okay, so let's understand how your IELTS writing task 2 will be marked. So there are 4 criteria on which your writings are marked. First one is coherence and cohesion, then comes task response, then is the lexical resource, and then is the GRA. Right? So what coherence and cohesion is and what task response is, that these two are the most important components of your writing task 2, and we are going to discuss these first. Okay, सो टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? टास्क रिस्पॉन्स मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स गिवन है, दैट मीन्स आपने पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद व्हाट यू गोना डू, आपने ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या हुआ है. दैट मीन्स द एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू सर्टेन थिंग्स इन द क्वेश्चन. आर यू एड्रेसिंग all the components of the question? Are you addressing the question from the very beginning to the end, right? Sometimes what happens is the student is not able to understand what the question is about. That means he only understands the half aspect of the question. That means he is not answering the full question, or he is missing out the second aspect of the question. That means उसने सिर्फ हाफ क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड किया है और वो आधे क्वेश्चन को ही एड्रेस कर रहा है. दैट मीन्स वो टास्क को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. मतलब उसने क्वेश्चन को हाफ समझ लिया और वो रिस्पॉन्ड नहीं अच्छे से कर पा रहा. दैट मीन्स वो TR अफेक्ट कर लेगा अपना. अब सपोज करो मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, राइट? दैट मीन्स मैंने कोई एक प्रॉब्लम दे दिया और मैं पूछ रही हूँ इसके कॉजेज़ क्या है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो मुझे कॉजेज़ की बजाय अगर मुझे वो रिजल्ट्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे टाइप वो लिखने की कोशिश कर रहा है. दैट मीन्स वो उसने बैकग्राउंड की बात नहीं की. दैट मीन्स ही मेस्ड अप विद द टास्क रिस्पॉन्स पार्ट, राइट? सो लेट्स से बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज में समझाती हूँ. जैसे मैंने बोला कि आपके मदर का नाम क्या है, बट द स्टूडेंट इज telling me his grandmother's name, right? सिर्फ इंग्लिश लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे. जो क्वेश्चन में टास्क है आपने उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, इसकी आपको नंबर मिलेंगे. सो टास्क रिस्पॉन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप टास्क ही अच्छे से समझोगे नहीं, आपको यही नहीं पता लग रहा कि क्वेश्चन किसके बारे में है, कितनी एस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चन के, क्या इसमें कंपैरिजन है, और क्या आपको कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने थे. दैट मीन्स अब सपोज करो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है इंटरनेट is better than books. Do you agree or disagree? ठीक है, do you agree or disagree? आपने क्या किया, सिर्फ आपने बोला इंटरनेट इज बेटर देन बुक्स. डू यू अग्री और डिसअग्री, ये क्वेश्चन है. आपने बोला इंटरनेट इज बेटर और आपने सिर्फ और सिर्फ उठा के इंटरनेट के बारे में ही लिख दिया है. इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, एंड यू हैव नॉट टच दिस एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन. बुक्स की आपने बात ही नहीं किया. अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कंपैरिजन था, राइट? अगर आपने सिर्फ इसी को ही टच कर दिया और इसके बारे में कोई बात नहीं की, दैट मीन्स आपका टास्क रिस्पॉन्स वहाँ पे अफेक्ट होने वाला, और एंड यू विल lose your band scores on this part, right? ओके, नेक्स्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन. कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब होता है कि आपने अपने पैराग्राफ में कितने अच्छे से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट किया है. दैट मीन्स आइडिया रिप्रेजेंटेशन आपकी कितनी अच्छी है. दैट इज व्हाट कोहेरेंस एंड कोहेजन इज अबाउट, राइट? आपने सबसे पहले इसकी, अब पूरे पैराग्राफ में ना एक पूरी पैराग्राफ की एक फॉर्मुलेशन होती है. मतलब आपने सबसे पहले अपना टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस करना होता है. मतलब मेन पॉइंट, जो आपने सबसे मेजर पॉइंट आपके क्वेश्चन का आपको लगता है कि जैसे आपसे कॉजेस पूछ लिए तो कॉजेस में आपको लग रहा है कि ये मेन कॉज है. उसके बाद आपने फर्दर पहले मेन पॉइंट इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने फर्दर उसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करो 3 to 4 सेंटेंसेस में. And when you explain that very particular point, this is what coherence and cohesion is about. That means क्या आप में ये ability है, what IELTS examiner is checking, क्या आप में ये ability है कि आप अपने पॉइंट को इंट्रोड्यूस करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सको 3 to 4 सेंटेंसेस में. इनफैक्ट जब आप उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो तो क्या आप उसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो. लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब आप कितने ज़्यादा वोकैब्स, टॉपिक रिलेटेड वोकैब, कितने टॉपिक रिलेटेड सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं. दैट मीन्स क्या आप बार बार सेम वर्ड्स रिपीट कर रहे हो, या फिर आपने पहले इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट ऐड कर दिया,
राइट, टॉपिक सेंटेंस ऐड किया मेन बॉडी पैराग्राफ में, देन आपने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से विद टॉपिक रिलेटेड वोकैब्स एंड सिनोनिम्स, एंड देन आप उसको एग्जांपल स्टेटमेंट से सपोर्ट भी कर रहे हो. दैट मीन्स हाउ योर आइडिया शुड बी प्रेजेंटेड इन वन पैराग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट, दैट शुड बी अ वेरी सॉलिड पॉइंट, यू नो. मेन पॉइंट इंट्रोड्यूस करके यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट इन द पैराग्राफ, एंड इट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन 3 to 4 sentences. Then support that point with the example statement. This is what your IELTS examiner wants you to write down in your IELTS writing task 2 main body paragraph. सबसे पहले आपने टास्क रिस्पॉन्स एड्रेस करना है, उसके बाद आपने कोहेरेंस एंड कोहेजन पे ध्यान देना एंड उसको एड्रेस करना है. जब आप कोहेरेंस एंड कोहेजन अपने ठीक करते हो, मतलब आप एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करके एक्सप्लेन करते हो, तो आपको अच्छे से वोकैबुलरी एंड सिनोनिम यूज करने हैं. अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन करूंगी जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, लेकिन सिर्फ आइडियाज लिखे हैं और आपको पता लगेगा कि आइडिया प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है. राइट, ओके. So third one is lexical resource. Now what lexical resource is? Lexical resource मतलब कि आपको एक टॉपिक दे दिया, लेट्स से टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पे है या फिर टॉपिक इन्वायरमेंट पे है, लाइक राइट. अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको उसके जैसे वर्ड्स आने चाहिए, आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, आपको वो टॉपिक में किस किस एस्पेक्ट के बारे में पूछा गया है. जैसे अगर वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है तो वो कैसे हुई है, क्लाइमेट चेंज से आपका जो स्टार्ट होना चाहिए वोकैबुलरी स्टार्ट होगा, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या उससे जो आगे फर्दर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे आपको लिखने हैं. जैसे आपको बायोडाइवर्सिटी ऐसे ऐसी टर्म्स आनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ हैबिटेट, राइट, ग्रीन हाउस गैसेस, राइट. आपको अलग अलग ऐसे वोकैब्स वगैरह आपको बीच में इंक्लूड करने हैं जो टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स होते हैं. अगर आप वो ऐड नहीं करते देन लेक्सिकल रिसोर्स पार्ट पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे. देन कम्स GRA. GRA इज ग्रामर. दैट मीन्स इन ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको एग्जामिनर को एक नई तरीके की फॉर्मुलेशन ग्रामर की दिखानी पड़ेगी. कहीं पे आप मॉडल्स दिखाओ, कहीं पे आप एक्टिव पैसिव वॉइस दिखाओ, राइट, कहीं पे टेंस की यूजेज अलग करके दिखाओ. किधर आप ये शो कर सकते हो कि मुझे कंपाउंड सेंटेंस बनाने आते हैं, राइट. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में आप बता सकते हो. ग्रामर के अलग अलग कनेक्टर्स आपको आने चाहिए, एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, राइट. अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स जो है आपको ग्रामर की शो करनी पड़ेगी, तो ही आपका एग्जामिनर आपको नंबर देगा, राइट. जैसे आप क्वेश्चन की रीफ्रेजिंग में सिनोनिम्स ऐड करते हुए पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही अगर आप चेंज कर दोगे तो आपको रीफ्रेजिंग पे बेस्ट नंबर मिलते हैं. सो ग्रामर में जब आप अपने मेन बॉडी पैराग्राफ्स या जो भी आप पूरा ऐसे लिख रहे हो, हर एक सेंटेंस में एग्जामिनर को एक नई यूजेज दिखाओ ग्रामर की किसी भी रूल की. सो उससे ही आपको अच्छे बैंड्स मिल सकते हैं. सो दीज आर द 4 क्राइटेरियाज जो आपकी आइल्स एग्जामिनर को एक्चुअली चाहिए होते हैं. कोहेरेंस एंड कोहेजन, TR, LR एंड GRA, राइट. अब ये चारों चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए कोई भी जब सैम्पल आंसर पढ़ते हो तो देखा करो कि इस पैराग्राफ में ये पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, उसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं एंड देन उसे एग्जाम्पल से सपोर्ट किया हुआ है. अगर आप ये सारी चीज़ें नोट करते हुए कैसे लिखोगे देन यू विल डेफिनेटली स्कोर ग्रेट बैंड स्कोर्स. सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने पैराग्राफ में सबसे पहले एक मेन पॉइंट इंट्रोड्यूस करना होता है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन 3 to 4 sentences एंड देन सपोर्टेड विद एग्जाम्पल स्टेटमेंट. दैट मीन्स इवन इफ यू आर राइटिंग just one point in the paragraph, that is also sufficient for you to score ग्रेट बैंड स्कोर्स. आपका आइल्स एग्जामिनर बस ये चाहता है कि कहीं ये बिना एक्सप्लेनेशन के पॉइंट चेंज तो नहीं कर रहा. हम कई बार कई किताबों में देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है द फर्स्ट पॉइंट इज, द सेकंड पॉइंट इज, मोर ओवर, फर्दर मोर, ऐसे कर करके पॉइंट्स लिखे होते हैं. बट आपने ऐसे नहीं लिखना है. योर आइल्स एग्जामिनर इज नॉट लुकिंग फॉर दिस, राइट. वो चाहता है कि आप इतनी अच्छी आपकी इंग्लिश की एबिलिटी है, आप ये बताओ, आप एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर उससे ही अच्छे से इंग्लिश में लिखो. वो ये चेक करना चाहता है कि आपकी ये एबिलिटी है कि एक ही पॉइंट को पकड़ के आप खींच सकते हो अपने वर्ड्स में, वो कैब्स यूज करके, सिनोनिम्स यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हो आप. ये चेक करता है आपका आइल्स एग्जामिनर, राइट. अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है. नाउ द क्वेश्चन इज that
मोर एंड मोर एनिमल्स आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर है वो किनारे पर है किसके, एक्सटिंक्शन के, एंड अदर्स आर ऑन द इंडेंजर्ड लिस्ट, और बाकी जो है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में जा चुके हैं. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, मतलब यहाँ पे जानवरों की बात हुई है कि कई जानवर जो है वो किनारे पे है ख़त्म होने के, और कई कई जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, इंडेंजर्ड लिस्ट में जा चुके हैं. और इसके रीजंस क्या हैं, दैट मीन्स द एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस, है ना. सो अब कई बच्चे क्या करेंगे, अगर उन्होंने ये रीजंस को ना समझा, वैसे तो ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट. रीजंस जो है वो बहुत आसानी से कोई भी समझ सकता है. लेट्स से कई बार आइल्स एग्जामिनर थोड़ा ट्रिक कर देता है, जैसे वो बोल सकता है व्हाट कॉजेज आर एसोसिएटेड विथ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कौन क्या कॉजेज है, ये एक क्वेश्चन. या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, राइट. व्हाट कॉजेज आर linked to this. नाउ अब अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ूँ तीनों, तो इनमें क्या डिफरेंस है. इसमें पूछा व्हाट कॉजेज आर एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम, दैट मीन्स द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द कॉजेज. दैट मीन्स अब आइल्स एग्जामिनर ने क्या किया, जान के कॉजेज और प्रॉब्लम दोनों वर्ड्स डाले आपको कंफ्यूज करने के लिए. अगर तो किसी स्टूडेंट की अच्छी वोकैब होगी, सॉरी अगर किसी स्टूडेंट की अच्छी इंग्लिश होगी, तो वो इसको समझेगा कि कॉजेज के बारे में पूछा है, ना कि प्रॉब्लम के बारे में. और अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ना बना पाया, तो वो प्रॉब्लम और कॉज दोनों वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाएगा, और हो सकता है वो अच्छे से आंसर कर ही ना पाए. जैसे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया है. थर्ड क्वेश्चन व्हाट कॉजेज आर लिंक्ड टू दिस, अब यहाँ पे कॉजेज के बारे में ही पूछा है कि कौन से कॉजेज इसके साथ लिंक्ड है. अभी आपको अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिनर अगर आपको ट्रिक करने के लिए दोनों वर्ड्स यूज कर रहा है, तो आपको समझना है कि ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछा गया है. अगर आप सपोज करो इसी में ही अगर उसने किसी बच्चे ने व्हाट कॉजेज आर एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम लिख दी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बना दिया, दैट मीन्स वो अपने कौन से पार्ट पे खराब हो चुका है, टास्क रिस्पॉन्स पार्ट पे. क्योंकि इंग्लिश लिखने के नंबर थोड़े ना मिलेंगे, अगर उसने जो क्वेश्चन पूछा गया एड्रेस ही नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे, राइट. ओके. So question is more and more animals are at the verge of extinction. Verge मतलब बिल्कुल किनारे पे या खत्म होने के. What are the reasons for this and what can be done to solve the problem? जब भी आपके पास आपका टास्क 2 आता है, सबसे पहले आप उसको 2 मिनट लो, आराम से उसको स्टडी करो. एक एक क्वेश्चन का पार्ट आपको देखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की टाइप कौन सी है, क्वेश्चन की टाइप के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ वर्ड्स होते हैं. लेट्स से अगर आपकी ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप है, तो जैसे आप सॉल्यूशन के लिए मिटिगेट, एमेलियोरेट, टू टैकल, टू डील, टू कर्ब, टू करटेल, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सारी वोकैबुलरी प्रोवाइड करूंगी इससे रिलेटेड, राइट. एंड देन अगर कोई जैसे बैड इम्पैक्ट्स की बात करें, तो एडवर्स इम्प्लीकेशन, रेमिफिकेशन, रिपरकशन, ये सारे वर्ड्स आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट. ओके. सो सबसे पहले उसमें जो भी आप वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, वो सारे जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन आता है, आप आइडिया जनरेशन करनी स्टार्ट कर दो. एक साइड पे आपको वर्ड्स, वोकैब्स, सिनोनिम्स जो आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट आते हैं, आपको वो साइड बाय साइड लिखने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है. देन आपने पैराग्राफ की जब शेपिंग करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हो आप. जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स ऑफ है, तो मैंने फटाफट से, ज़रूरी नहीं ऐसे सारे वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, आप जल्दी से एट द ब्रिंक ऑफ वर्ड्स, एट द ब्रिंक ऑफ, एट द लाइन ऑफ, ऐसे कर करके आप जल्दी से अपने साइड पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, राइट. वर्ड्स ऑफ के लिए एट द ब्रिंक ऑफ, एट द लाइन ऑफ. इंडेंजर्ड के लिए थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इन जियोपार्डी, राइट. वाइल्ड एनिमल्स, जो आप अनटेम्ड एनिमल स्पीशीज, अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज कह सकते हो, राइट. एनिमल स्पीशीज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वाइल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज, एनिमल्स इन द इंडेंजर्ड लिस्ट, थ्रेटेंड स्पीशीज, ये सारे वर्ड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो. देन कम्स
द रीज़न, सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे आपको बताना कि आप कैसे एक मेजर पॉइंट इंट्रोड्यूस करके आगे टॉपिक रिलेटेड वो कैब्स यूज़ करते हुए कैसे किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस पूरे ऐसे में आपको एक इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स आपको अगर राइटिंग करनी है या स्पीकिंग करनी है तो आप इसी टॉपिक को देख के पूरा अपना इन्वायरमेंट वाला टॉपिक कवर कर सकते हो। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के रीजंस पूछे गए थे कि क्यों जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट। सो मेन पॉइंट हमने, जैसे मैंने सोचा कि हंटिंग और पोचिंग के कारण, हंटिंग एंड पोचिंग, पोचिंग इज अनदर वर्ड फॉर हंटिंग, राइट। ये हमारा हो गया मेन पॉइंट। सो हंटिंग और पोचिंग आपने मेन पॉइंट बोला। अब मेन पॉइंट को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, देर आर myriad of reasons why animals are getting extinct, right? First one is, or the preponderant one is hunting or poaching. देन आगे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेनेशन के लिए अलग कनेक्टर्स होते हैं, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लिकेट, टू पुट इट सिंपली, पुट सिंपली, राइट, टू इलेबोरेट इट। तो आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें मैं कनेक्टर्स भी आपको बता दूंगी आपने कैसे यूज करने हैं, राइट। सो एनिमल्स आर किल्ड फॉर myriad ऑफ रीजंस करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हंटर्स डू कैरी आउट इंडल्ज इन टू हंटिंग। सो सबसे पहले आप स्टार्ट करो, अपने पहले मेजर पॉइंट बताया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऐसे फ्रेजेस अलग अलग ऐड करो। दैट मीन्स सिंपल नहीं होना चाहिए, डू वर्ड की जगह कैरी आउट इंडल्ज इन टू ऐसे करके, राइट। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, दैट मीन्स विदाउट थिंकिंग। सो आप बता सकते हो हंटर्स कैरी आउट इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग और मास किलिंग्स ऑफ इनोसेंट क्रिएचर्स। देन आगे फॉर कौन कौन से पर्पसेस, फॉर एस्थेटिक पर्पस। एस्थेटिक मतलब जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, आउटर ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स के लिए। एनिमल्स हैव कमर्शियल और मॉनेटरी वैल्यू, सो हंटर्स एक्सप्लॉइट और स्पॉइल देम, राइट। अब यहाँ पे आपने सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते थे, टू अर्न मनी, लेकिन हमने क्या किया, दे हैव कमर्शियल वैल्यू और दे आर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट, राइट। मॉनेटरी वैल्यू भी ऐसे कह सकते हो। हंटर्स स्पॉइल देम, एक्सप्लॉइट देम, किल देम भी कह सकते थे, बट हमने एक बेटर वर्ड यूज किया, राइट। टू अर्न मनी बाय सेलिंग द एक्सक्विजिट प्रोडक्ट। एक्सक्विजिट मतलब जो सुंदर सुंदर उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं फिर बाद में, जैसे स्नेक की, एलिगेटर्स की स्किन यूज करके पर्स बनते हैं, लेदर जैकेट्स बनते हैं, राइट। देन जो टाइगर की स्किन है उससे मैट्रेसेस बनते हैं, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो एग्जाम्पल स्टेटमेंट में। सो योर पॉइंट कम्स लाइक दिस। मैं आपको एक रफ सा आइडिया बना के दूंगी, राइट। सो देर आर myriad ऑफ रीजंस वाई एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। First foremost is because of hunting or poaching. To explicate it, animals are killed for myriad of reasons. या फिर start ऐसे भी कर सकते थे। And to explicate it, hunters carry out hunting and indulge into indiscriminate killing or mass killings of innocent creatures for aesthetic products. आप फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एज एनिमल्स हैव कमर्शियल और मॉनेटरी वैल्यू, सो हंटर्स एक्सप्लॉइट देम टू अर्न मनी बाय सेलिंग द एक्सक्विजिट प्रोडक्ट्स, राइट। ऐसे करके आपका पॉइंट वाइंड अप हो गया। आप एग्जाम्पल भी इनफैक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अब आपने फर्दर एक और पॉइंट ऐड किया। अब यहाँ पे आप कैसे बता सकते थे, फर्दर मोर ओवर, एडिंग टू दिस, एडिशनली, व्हाट इज मोर, बिसाइड्स, ऐसे अलग अलग कनेक्टर्स ऐड करके आप इसमें सेकेंड पॉइंट ऐड ऑन कर सकते थे, ठीक है जी। ओके, सो आपने पॉइंट स्टार्ट किया, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। अब देखो ये मैंने क्यों अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि आपने सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना है बार बार, राइट। दैट मीन्स आपने अलग अलग वर्ड्स यूज करने हैं। पहले अपने पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देना है। जैसे आपने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोलॉजी और नेचुरल एनवायरनमेंट। अब किस में उन्होंने किया, इन प्रीवियसली अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज। अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज मतलब जहाँ पे पहले गए नहीं थे इंसान वहां पर। अब अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज में क्या हो रहा है, ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग ऑफ ट्रीज, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, पेड़ कटने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वर्ड्स, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, आप बता सकते हो ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग ऑफ ट्रीज। किस रीजन से, अर्बनाइजेशन, अर्बन स्प्रॉलिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फार्मिंग के रीजन आप ऐसे आगे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये मीनेस, प्रॉब्लम, कंसर्न, इशू अराइज हो रहा है, राइट।
देन अल्टीमेटली जब पेड़ कट रहे हैं तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ इन वन एरिया. ठीक है. सो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई. लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. अब उनके आपस में जहाँ पे वो रहते हैं इकट्ठे, तो रहने की जगह, नेचुरल हैबिटेट एन इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एरिया वेयर अ स्पेसिफिक स्पीशीज लिव. सो यहाँ पे आप लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट वाला रीजन फर्दर एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे. रिजल्टिंगली लॉस ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज डिफ्लेशन टेक्स प्लेस. सो आपका ये पॉइंट वाइंड अप हो गया, राइट. जैसे आप स्टार्ट करोगे अगेन, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? Another reason why animals are getting extinct or why animals have reached at the point of extinction is due to human intervention. Ecology is at threat, right? आप आगे बता सकते हो. To explicate, because of human interference in the previously unexploited areas, the environment has got damaged to great extent, right? As trees are being cut down, or deforestation or logging of trees is being done for urban sprawling, or for industrialization or for farming. So this mineral has reached at an alarming point, right? So as a result of this, natural habitat for animals is in great danger, resulting into loss of biodiversity. So all this happening due to human interference in the environment has resulted in species deflation. आप इस तरीके से बता सकते हैं इसको, राइट. आपने पॉइंट पकड़ा, पॉइंट को पकड़ते पकड़ते टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी यूज करते हुए एक्सप्लेन करा, एंड बाय द एंड आपने पूरे पॉइंट को वाइंड अप कर दिया. नेक्स्ट इज, एक और आप पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते थे क्लाइमेट चेंज का. दैट मीन्स आपने पॉइंट बताया अनदर रीजन वाई स्पीशीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट इज क्लाइमेट चेंज. फिर आगे आप उसको कैसे बताओगे? फिर लॉगिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज के कारण क्या हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं तो कोई नेचुरल एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, नो नेचुरल एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम. ट्रीज एक्ट एज नेचुरल एयर फिल्टरिंग सिस्टम. अब ट्रीज जो है वो नेचुरल एयर फिल्टरिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, राइट. अब आप बताओगे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, जैसे कार्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, जिसके कारण हार्मफुल सब्सटेंसेस, गैसेस, हैजार्डस फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज, लिबरेट हो जाती हैं, राइट. पॉजिंग, क्रिएटिंग, लीडिंग टू पॉल्यूशन. अब आप क्या बताया? आपने बताया पेड़ कटते हैं, जैसे पेड़ जो है वो एयर, नेचुरल एयर फिल्टरिंग सिस्टम है. ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब गाड़ियाँ, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज के कारण टॉक्सिक गैसेस आसमान में जाती हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है. इससे क्या होगा? ये डेडली इलनेस, सिकनेस, डिजीजेस, एलिमेंट्स, लीथल, हार्मफुल, डेडली, ये सारी की सारी सिकनेस क्रिएट कर देगा, क्रॉनिक एलिमेंट्स कर देगा. क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स. अब ये इंसानों में भी हो सकती है और जानवरों में भी हो सकती है पॉल्यूशन के कारण, राइट. पर अगर आप, वैसे मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे थे ताकि आपको एक पर्टिकुलर जो पॉल्यूशन से क्या क्या बीमारियां होती है आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं इसको. मेजरली इसके साथ ये पॉइंट रिलेट कर रहा है दैट अब जब ये हार्मफुल गैसेस रिलेट होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रॉम एयर कंडीशनर्स, टॉक्सिक फ्यूम्स फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्लस ग्रीन हाउस गैसेस लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर. तो हमारा क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ पे रिलेट कर रहा है. ये चीज़ एक्स्ट्रा है ताकि आपको ये थोड़ी नॉलेज हो जाए. बीमारियों को जब आपने लिखना है तो क्रॉनिक एलिमेंट्स, डिजीजेस, लीथल, हार्मफुल, डेडली, ऐसे के वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, राइट. सो क्लाइमेट चेंज के पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे जाके आप उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एयर कंडीशनर्स में से निकलते हैं. टॉक्सिक फ्यूम्स हमने यहाँ पे कार्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए बोला था, राइट. ये सारा कुछ क्या कर रहा है? टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, पोजेस थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, राइट. सो आप इस उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो. एग्जाम्पल भी दे रहे हैं. पेंगुइन, पोलर बेयर्स हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो आपने ये पॉइंट को वाइंड अप कर दिया विद एग्जाम्पल. जैसे स्टार्ट करेंगे. Another factor because of which animals are getting extinct is climate change. To explain, because of logging of trees, the climate is shifting at a great pace. And trees act as air filtration system or natural air filtration system of the earth. So, because of human intervention such as deforestation and cars, factories and industries release harmful gases into the atmosphere with
creates pollution, plus the chlorofluorocarbons from air conditioner and the toxic fumes from the public transportation and cars, factories and industries lead to rise in temperature, which results in global warming, as a consequence of which the animals survival is at threat. For example, penguins, polar bears have lost their natural habitat as a result of global warming. So मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए, एक रफ आइडिया बनाया कि आपको पैराग्राफ कैसे, आप एक आइडिया बना के रख लो, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये इस तरीके से, और बाद में आपने बस रिजल्टिंग ली एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ड्यू टू विच, इस तरीके से आपने उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देना. दैट इज व्हाट यू वांट टू डू इन दी मेन बॉडी पैराग्राफ्स, राइट. सो बेसिक फंडा जो है वो यही रहेगा कि आपने एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर देना टॉपिक सेंटेंस, एंड देन फर्दर उसको कितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो 3 to 4 सेंटेंसेस में, जिनको हम फर्दर एक्सप्लेनेशन में आपको यूज करना है, एंड देन एग्जाम्पल स्टेटमेंट से वाइंड अप कर देना. दैट्स इट. इसी से ही आपका एक टास्क 2 का पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ बहुत अच्छा बन जाना है.